गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चर्चा करेंगे निकोलो मैकियावेली के राजनीतिक विचार। निकोलो मैकियावेली के राजनीतिक विचार ये जो निकोलो मैकियावेली है, कल जो अपने चर्चा की थी, यह अपने बीकानेर विश्वविद्यालय में तृतीय वर्ष में चलता है और राजस्थान सहित भारत के कई विश्वविद्यालयों में इसका अध्यापन करवाया जाता है। लेकिन याद रहे, यह आधुनिक भारत का आधुनिक राजनीति विज्ञान का यह जनक है। इस कारण कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, राजनीति विज्ञान उसके पाठ्यक्रम में है तो निश्चित रूप से उस पर क्वेश्चन आता है। आज हम चर्चा करेंगे कि उनके राजनीतिक विचार क्या है। राजनीतिक विचार इसको आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक इसके राजनीतिक विचारों के कारण ही कहा जाता है, क्योंकि यह वह प्रथम विचारक था जिसने राजनीति तथा धर्म व नैतिकता का पृथक्करण किया। उसने इस बात का प्रयास किया कि अधर्म हो, अनैतिक हो, अनुचित हो, लेकिन वह न्याय संगत उसी परिस्थिति में हो सकता है यदि वह राज्य की शक्ति विस्तार, शक्ति अर्जन में सहायक है। दूसरे शब्दों में हम इसको समझने की कोशिश करें तो साध्य ही साधनों का औचित्य है। उसने कहा अवैधानिक, अनुचित, अधार्मिक, अनैतिक या किसी भी प्रकृति का हो, लेकिन यदि वह राज्य की शक्ति के विस्तार में सहायक सिद्ध हो रहा है तो आप उसे उचित करार दे सकते हैं। बल्कि वह शासक को परामर्श भी इसी प्रकार का देता है कि शासक को राज्य के शक्ति के विस्तार के लिए अनुचित या किसी भी प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जा सकता है। साधन सदैव आदरणीय रहेंगे। यदि आपने राज्य की शक्ति के विस्तार में उन साधनों का, वो चाहे आपने निर्लजतापूर्ण हो, निर्दयतापूर्ण के साधन हो, अधार्मिक हो, अनुचित हो, किसी भी प्रकार के साधन आपने उपयोग में लिए हैं, लेकिन वह आदरणीय माने जाएंगे। तो मैकियावेली प्राचीन कालखंड के रोमन के जो विचार थे, यूनानी जो विचारकों के जो विचार थे, तो 16वीं शताब्दी में जब अपना अध्ययन देना प्रारंभ करता है, राज्य के बारे में जो अपने विचार देता है, उस समय वह
राष्ट्रीय प्रगति और राष्ट्रीय विकास के सिद्धांतों को महत्व देता है। यानी कि राष्ट्र की प्रगति किस प्रकार होनी चाहिए और राष्ट्रीय विकास किस प्रकार होना चाहिए, इस पर वह महत्व देता है। फलतः मैकियावेली की ये जो विचार है वह राजनीतिक विचारों में सबसे महत्वपूर्ण विचार है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन कौन से उसने विचार दिए जो राजनीति के विचार है और किस प्रकार शक्ति का सृजन करते हुए, राज्य अपने हित को सर्वोपरि मानते हुए, व्यक्ति के हित भी वहां पर गौण मानते हुए मैकियावेली जिन विचारों की विवेचना करते हैं उस पर हम चर्चा करें। यह मैकियावेली के जो राजनीतिक विचार है उसमें सबसे पहला बिंदु है मानव की प्रकृति। पहला बिंदु क्या है? मानव प्रकृति। या मानव का स्वभाव। मैकियावेली मनुष्य के स्वभाव के बारे में चित्रण करते हुए जितना मैकियावेली मानव स्वभाव का चित्रण मानव की मूल प्रकृति के अनुकूल करता है, शायद उतना हॉब्स भी नहीं करता। थॉमस हॉब्स मानव के नकारात्मक विचारों के लिए माना जाता है, लेकिन इटली के इस चाणक्य ने जिन विचारों को मानव के स्वभाव के बारे में, मनुष्य के स्वभाव का जो चित्रण व्यवस्थित जो किया है वो वास्तव में बहुत न्याय संगत और उचित माना जा सकता है मैकियावेली के दृष्टिकोण से। उसके अंतर्गत वो व्यक्ति को लोभी, लालची, स्वार्थी, क्रूर, बर्बर, लंपट, भीरू, डरपोक, दुराचारी, संपत्ति के प्रति मोह रखने वाला, वासनाओं का दास, जितने भी नकारात्मक जो गुण होते हैं उन सभी गुणों की वह विवेचना करता है और उन गुणों को उसमें वह देने का प्रयास करता है। मैकियावेली ने कहा कि मनुष्य वासनाओं का दास होता है और मानव स्वभाव, वो कहता है कि वह दुराचारी संपत्ति के प्रति इतना मोह रखता है कि मनुष्य अपने पिता के हत्यारे को भूल सकता है लेकिन संपत्ति हरणकर्ता को नहीं। फलतः अच्छे शासक को हत्या या आत्महत्या कर लेनी चाहिए, लूटपाट नहीं। हां, मैकियावेली उचित परामर्श देता है। मनुष्य का स्वभाव का जो वो चिंतन करता है वो वास्तव में बहुत अच्छा और न्याय संगत करता है। एक जगह मैकियावेली मानव स्वभाव का चित्रण करते हुए लिखता है कि व्यक्ति सोचता रहता है या पुत्र सोचता रहता है कि कब पिता की मृत्यु हो और कब बेलों का बंटवारा हो। बेलों से यहां अभिप्राय संपत्ति से है, क्योंकि प्राचीन कालखंड में पशुधन, बैल या खेत खलिहान की जो जमीन थी यही संपत्ति होती थी। चल और अचल संपत्ति में यही चीजें थी। अब तो अट्टालिकाएं हो गई, गाड़ी घोड़े कई हो गए, कई कारखाने, कल कारखाने, लेकिन उस कालखंड में 16वीं शताब्दी की मैं बात कर रहा हूं, मैकियावेली के कालखंड की बात कर रहा हूं। उस समय ऐसी प्रकार की
व्यवस्थाएं थी। एक राजनीतिक विशेषज्ञ ने ऐसा भी कहा है मानव स्वभाव का चित्रण करते हुए कि बच्चा या मनुष्य इतना स्वार्थी होता है जब अपनी मां की कोख में होता है, यदि उसके दांत हो तो मां की आंतें चबा जाए। मैं कहता हूं अपन सभी जो बैठे हैं ये सारे राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं। इटली के इस चाणक्य यानी कि मैकियावेली की जो पुस्तक प्रिंस है उसको जीवन में एक बार निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। वर्तमान में प्रतिस्पर्धा के इस कालखंड में मानव संस्कृति की मूल प्रकृति के प्रतिकूल भौतिकवादी इस युग में जो प्रतिस्पर्धा की दौड़ चल पड़ी है, उस स्वार्थपूर्ण परिवेश में यदि मैकियावेली के चिंतन का आप प्रिंस का अध्ययन नहीं करते हैं तो वह व्यक्ति, मैं राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के नाते कह सकता हूं, वीडी सावरकर ने जो कहा है सद्गुण विकृति का शिकार, यानी कि आप उन सद्गुण विकृति के शिकार हो जाएंगे और आप अपना किसी भी परिस्थिति में विकास नहीं कर पाओगे। युगानुकूल व्यक्ति को होना अपरिहार्य है, नहीं तो व्यक्ति का विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है। तो मैकियावेली मानव स्वभाव के तत्कालीन कालखंड का जो रेखा चित्र खींचता है, जो आकलन करता है, वो एकदम सटीक और प्रमाणिक है। वर्तमान में भी आपको इसी प्रकार का परिवेश मिलेगा। जो बेचारे अच्छे सद्गुणी व्यक्ति है वो बस अपनी किस्मत को, कर्म को, धर्म को कोसते रहते हैं, क्योंकि कृतज्ञता, कपटतापूर्ण, उत्कोच इस प्रकार का जो आचरण वाला जो व्यक्ति होता है वो येन केन प्रकारे अपने कार्यों को करने में सफल हो जाता है। तो मैकियावेली इसी प्रकार के मानव स्वभाव का चित्रण करते हुए समझाने की कोशिश और प्रयास करता है। दूसरा, मैकियावेली राजनीति व धर्म में पृथकता, राजनीति व धर्म में पृथकता, राजनीति व धर्म में पृथकता। मैकियावेली ने अपने राजनीतिक विचारों के अंतर्गत इस बात पर बल दिया है कि धर्म व नैतिकता राजनीति से पृथक होना चाहिए। उससे पूर्व यूरोप का कोई देश हो, चाहे यूनान का कोई देश हो, चाहे फ्लोरेंस गणराज्य सहित इटली का कोई नगर राज्य हो, सभी में धर्म और राजनीति एक स्थान पे केंद्रित हो रही थी और पुनर्जागरण का आंदोलन चल रहा था। मैकियावेली वह प्रथम व्यक्ति था जिसने एक सीमांकन किया, अपनी लेखनी के माध्यम से इस बात पर बल दिया कि धर्म और नैतिकता अलग विषय है, राजनीति अलग विषय है। हालांकि भारतीय चिंतन में भी कुछ लेखकों ने ऐसा कहा, धर्म विहीन राजनीति मृत्यु जाल के समान है। धर्म के अभाव में राजनीति उस सड़ी हुई लाश के समान है जो
षडांग मारती है। ये भिन्न विषय है, लेकिन वास्तविकता राजनीति विज्ञान में और वर्तमान के लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप देखें या भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में सर्वधर्म समभाव, पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता, सेकुलरिज्म जो लोकतंत्र का प्रमुख आधार स्तंभ है उसके अनुरूप होना चाहिए। मैकियावेली ने अथक प्रयास किया है, धर्म से मुक्त, नैतिकता से मुक्त राजनीति होनी चाहिए। राजनीति में राजा को क्या करना चाहिए? राज्य की शक्ति अर्जन और शक्ति वर्धन के लिए सभी कार्य करने चाहिए। वो निर्लजता के हो, निर्दोषता के हो या किसी भी प्रकार के हो या निर्दयता के, इसमें कोई भी दया, करुणा, परोपकार की कोई भावना औचित्य नहीं रखती है। यानी कि सद्गुण के सभी उन आयामों को विराम दे देता। तो मैकियावेली राजनीति व धर्म में पृथकता की बात को प्रबल मन से रखता है। फिर मैकियावेली अपने राज्य संबंधी विचार करता है। किसके? राज्य संबंधी विचार। इस राज्य संबंधी विचारों को समझाते हुए मैकियावेली ऐसा प्रयास करता है कि राज्य के हित को महत्व देता है। राज्य हित सर्वोपरि है। व्यक्ति सहित अन्य समाजों और अन्य व्यवस्थाओं के हित है वो गौण है। इसलिए मैकियावेली सबसे पहले इस बात पर बल देता है कि राज्य सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च संस्था है। सर्वश्रेष्ठ व सर्वोच्च संस्था है। मैकियावेली ने अपने चिंतन के अंतर्गत इस बात पर महत्व दिया है कि राज्य के शक्ति अर्जन के लिए, राज्य की शक्ति के विस्तार के लिए हमें अथक प्रयास करना चाहिए। स्पष्ट रूप से इस बात पर बल दिया। उसने इस बात पर बल दिया है कि साधन किसी भी प्रकार के, उचित अनुचित, संवैधानिक गैर संवैधानिक, नैतिक अनैतिक, गौरवपूर्ण निर्लजतापूर्ण और दयालु और निर्दयता, यानी कि किसी भी प्रकार के शासक के द्वारा इन सभी आयामों में कोई भी आयाम, कोई भी लक्ष्य, कोई भी मार्ग पथ अपना करके राज्य को सर्वोच्च मानते हुए और राज्य को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए इन कार्यों को करना चाहिए। मैकियावेली भी अरस्तू की तरह राज्य को सर्वोच्च संस्था मानता है, लेकिन भिन्नता यह है कि अरस्तू कुछ आयामों में कुछ अलग प्रकार का दृष्टिकोण रखता है, लेकिन मैकियावेली तो यूनान के जितने भी उस कालखंड के राजा है उनसे परामर्श देता है। प्रिंस नामक कृति में
राजा को सलाह देता है कि साधन जैसे भी आप उपयोग में ले रहे हैं, आपको अपने लक्ष्य की आपूर्ति करनी चाहिए। लक्ष्य क्या है? राज्य सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च संस्था है, अर्थात राज्य का हित ही सर्वोच्च हित है। उसने राजा को यह परामर्श दिया है कि राजा है वो दयालुता, सत्यवादिता, विश्वासी, परोपकारी, सहानुभूतिपूर्ण, ऐसा ढोंगपूर्ण किसी भी प्रकार का आचरण करे, चाहे वो विश्वासघात करे, अधार्मिक बने, लेकिन राज्य के हित को, लक्ष्य को वो प्राप्ति करे। मेकियावेली ने एक जगह स्पष्ट रूप से इस बात को लिखा है, लक्ष्य आपूर्ति के पश्चात साधन सदैव आदरणीय रहेंगे। अर्थात आप लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं, राज्य को सर्वोच्च संस्था बना लेते हैं, राज्य को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए, राज्य की शक्ति अर्जन करने के लिए येन केन प्रकारे अनुचित, अधार्मिक, निर्दयतापूर्ण, निर्लजतापूर्ण किसी भी साधनों के माध्यम से यदि राज्य की शक्ति का आप विस्तार करते हैं तो निश्चित रूप से राज्य है वो प्रगति करेगा। और मेकियावेली यही चाहता है। आप ये न केन प्रकार आपकी लक्ष्य की आपूर्ति कर लीजिए। ऐसा हम नहीं मान रहे हैं, लेकिन मेकियावेली जो कहता है उसके अनुसार आप ये न केन प्रकार पैसा, पद प्राप्त कर लीजिए। आपकी प्रतिष्ठा स्वयं अपने आप बढ़ती जाएगी। आप ये न केन प्रकार अच्छे पद पे पहुंच जाते हैं तो आपने जैसे भी साधन, चाहे वो अनुचित थे, निर्लजतापूर्ण थे, उन साधनों का आपने उपयोग किया, लेकिन सर्वोच्च स्थान पर पहुंच गए तो जनता आपकी वाहवाही करेगी, अनुकरण करेगी। आम जन कहेगा कि निश्चित रूप से यह बहुत संघर्षशील व्यक्ति है, तब इसी मुकाम पे पहुंचा है। वो ये नहीं सोचता है कि आपने किस प्रकार के साधनों को उपयोग में लिया है। तो राज्य संबंधी विचारों के अंतर्गत राज्य को सर्वश्रेष्ठ संस्था मानते हुए जिन आयामों की वह बात करता है उसके अंतर्गत वह राज्य के शक्ति अर्जन के लिए शासक को परामर्श देता है या सलाह देता है। उसने कहा राजा दयालु है या परोपकारी है या सत्यवादी है, यह महत्वपूर्ण नहीं होता है। हाँ, उसको इस प्रकार का आचरण करना चाहिए, ऐसा ढोंग रचना चाहिए, स्वांग रचना चाहिए। वो शासक को यह भी सलाह देता है कि भय युक्त परिवेश भी आपको बनाना चाहिए। उस भय के कारण जनता में आपके प्रति खौफ हो, लेकिन इस बात का भी ज्ञान रहना चाहिए उस खौफ के कारण दुर्भावना नहीं आनी चाहिए। तो मेकियावेली के द्वारा शासक को राज्य संबंधी विचार में सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च संस्था राज्य को माना गया है। उसके बाद में है राज्य संप्रभुता का पोषण।
राज्य संप्रभुता का पोषक। राज्य संप्रभुता का पोषक। मैकियावेली ने शासक को परामर्श देते हुए कहा कि राज्य संप्रभुता का पोषक है। हालांकि संप्रभुता क्या है, इसके बारे में बोंदा ने, ग्रोसियस ने, होब्स ने, आइंस्टीन ने, कई राजनीतिक विश्लेषकों ने जो परिभाषाएं दी है, मैकियावेली उस प्रकार संप्रभुता की परिभाषा अलग रूप से नहीं देता, लेकिन अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से इस प्रकार का प्रयास करता है। और मैकियावेली 16वीं शताब्दी में प्रथम बार इस बात को लिखता है कि राज्य संप्रभु है। हालांकि संप्रभुता का श्रेय आइंस्टीन या बोंदा उन विचारकों को जाता है, लेकिन मैकियावेली ने राज्य को संप्रभुता का पोषक सबसे पहले दिया। उसने तत्कालीन व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हुए एक अध्येता के रूप में जो अपनी लेखनी के माध्यम से लिपिबद्ध व्यवस्था की और जो लिखा, उसके अंतर्गत संप्रभुता का पोषक राज्य को मैकियावेली द्वारा ही कहा जाता है। इसके बाद में आता है राज्य की उत्पत्ति और राज्य की प्रकृति। राज्य की उत्पत्ति व प्रकृति। मैकियावेली ने राज्य को एक कृत्रिम संस्था यानी कि मानवकृत संस्था बताया है। राज्य की उत्पत्ति को लेकर के तत्कालीन कालखंड में जो विचार प्रचलन में थे, कोई राज्य की उत्पत्ति को लेकर के देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत बता रहा था, तो कोई भिन्न प्रकार के विचार दे रहा था। लेकिन मैकियावेली राज्य को प्रकृति प्रदत्त संस्था न मान करके कहता है कि राज्य एक मानवकृत संस्था है और यह एक कृत्रिम संस्था है। और इस कृत्रिम संस्था के अंदर व्यक्ति अपने हितों की पूर्ति के लिए राज्य से संघर्षरत रहता है। लेकिन राज्य का जो लक्ष्य है वो भिन्न है। लेकिन राज्य का जो उद्देश्य है वो भिन्न है। वो क्या है? तो मैकियावेली के चिंतन में राज्य के हित को महत्व प्रदान करते हुए, राज्य हित को सर्वोपरि मानते हुए इस बात पर बल दिया है कि राज्य का हित है वो सर्वोच्च है। यानी कि राज्य के हित को ही महत्व दिया जाएगा। वर्तमान का जो कॉन्सेप्ट है, वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, जन कल्याणकारी राज्य का जो कॉन्सेप्ट है, उसके अंतर्गत व्यक्ति के हित को महत्व दिया जाता है। लेकिन यहां पर मैकियावेली कहता है राज्य समस्त संस्थाएं, व्यवस्थाएं और जो भी व्यवस्थाएं हैं, उन सभी व्यवस्थाओं में उनके जो हित हैं वो हित महत्वपूर्ण नहीं है, वो गौण है। यहां तक कि व्यक्ति का हित भी यदि राज्य के हित में बाधा उत्पन्न कर रहा है
तो मैकियावेली परामर्श देता है कि व्यक्ति के हित को भी यहां समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि राज्य का हित ही सर्वोपरि हित है। मैकियावेली राज्य के हित की पूर्ति के लिए, राज्य के लक्ष्य की पूर्ति के लिए इस पवित्र हित की पूर्ति के लिए साधनों की पवित्रता एवं अपवित्रता के बारे में स्पष्ट रूप से चर्चा करता है। वो कहता है कि इस पवित्र लक्ष्य के लिए, लक्ष्य आपूर्ति के लिए जितने भी साधन स्वीकार किए जा रहे हैं, जितने भी साधन उपयोग में लिए जा रहे हैं, आवश्यक नहीं है कि वो सारे ही साधन पवित्र हो। वो साधन किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। उन साधनों के बाद में पूजा की जाएगी, क्योंकि आपने राज्य के हित को सर्वोपरि हित मानते हुए उसकी पालना करते हुए उसको फलीभूत किया। साधन चाहे दयालुता के हो, निर्दयता के हो, नैतिक हो, अनैतिक हो, उचित हो, अनुचित हो, वैधानिक हो, गैर वैधानिक हो, गौरवपूर्ण हो, निर्लजतापूर्ण हो, संवैधानिक हो, गैर संवैधानिक हो, किसी भी प्रकार के, उनका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन राज्य का जो हित है वो सर्वोपरि है। तो इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति व्यक्तियों ने अपने हित को ध्यान में रखते हुए, राज्य के हित को सर्वोपरि मानते हुए इस व्यवस्था को आगे बढ़ाया। उसने ऐसा माना कि राज्य में अधिवास करने वाले जो नागरिक थे, उन नागरिकों ने राज्य के हित को महत्व देते हुए, अपने हितों को गौण मानते हुए उनका अनुकरण किया, उनकी पालना की और उनको मानने लगे और अनुकरण करते करते वो उनके आदत में आ गए और कालांतर में उन्होंने उस राज्य रूपी संस्था को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति होती है। मैकियावेली के चिंतन में राज्य की जो उत्पत्ति है, कि राज्य की जो प्रकृति है, वो कृत्रिम और मानवकृत है। राज्य के हित को सर्वोच्च मानते हुए मानव उसका अनुकरण करता है, व्यक्ति उनका अनुकरण करता है और वह अनुकरण करते करते कालांतर में उसके स्वभाव में आ जाता है और वो बढ़ते बढ़ते इस प्रकार उनकी संख्या बढ़ जाती है और एक उसका जो स्वरूप है वो राज्य का स्वरूप हो जाता है। फलतः हम मान सकते हैं कि निकोलो मैकियावेली ने राज्य की उत्पत्ति के लिए और उसकी प्रकृति के लिए राज्य को सर्वोच्च संस्था माना है। अब अगला बिंदु आता है, वो राज्य से जुड़ा हुआ ही है और वो है राज्य का उद्देश्य। राज्य का उद्देश्य क्या है, राज्य का कार्य क्या है? तो मैकियावेली अपने चिंतन में इस बात पर बल देता है कि राज्य को सदैव संघर्षशील रहना चाहिए, युद्धों में लीन रहना चाहिए, क्योंकि यदि वह प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप
लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप व्यक्ति हितों को महत्व देते हुए, राज्य के हितों को गौण मानते हुए यदि उस प्रकार की वो व्यवस्था देता है तो दूसरे राज्य उसको नष्ट कर देंगे। फलतः राज्य को अपने अस्तित्व को बनाए, वो बचाए रखने के लिए संघर्षों में लीन रहना आवश्यक ही नहीं बल्कि अति आवश्यक है, ऐसा मैकियावेली का मानना है। निकेलो मैकियावेली इस प्रकार के विचारों पे बल देता है कि राज्य का उद्देश्य अपनी शक्ति का विस्तार करना, शक्ति अर्जन करते हुए शक्ति का विस्तार करना। शक्ति का विस्तार करना आप चाहोगे, दूसरा राज्य भी चाहेगा, तब क्या होगा? संघर्ष की स्थिति होगी। उसी संघर्ष में अपना विस्तार करना, उसी संघर्ष में अपना विस्तार करना ही राज्य का उद्देश्य होना चाहिए। मैकियावेली इस प्रकार अपने चिंतन के अंतर्गत राज्य के उद्देश्य में राज्य को युद्धों और संघर्षों में लीन रहते हुए अपनी शक्ति के विस्तार और शक्ति अर्जन के लिए सलाह देता है। अब प्रश्न यह पैदा होता है कि मैकियावेली के मतानुसार या मैकियावेली के राजनीतिक विचारों में राज्यों का वर्गीकरण किस प्रकार का था? राज्यों का वर्गीकरण, राज्यों का वर्गीकरण। देखिए, मैकियावेली अपने चिंतन के अंतर्गत राज्यों का वर्गीकरण करते हुए मुख्य रूप से 6 प्रकार के राज्य बताता है। 6 प्रकार के राज्य बताता है। उसमें एक तो राज्य का उचित रूप और दूसरा उसका विकृत। उचित रूप में 3 प्रकार और 3 प्रकार राज्य के विकृत रूप। उसने उचित प्रकार के रूप में राज्यों का वर्गीकरण करते हुए उसने बताया राजतंत्र, कुलीन तंत्र और वेद प्रजातंत्र। राजतंत्र, कुलीन तंत्र और वेद प्रजातंत्र ये राज्य के वर्गीकरण के सही रूप है। इन सही रूपों में राज्य का जो विकास है वो होता है। और 3 जो इसके दूसरे रूप है जिसको निकेलो मैकियावेली राज्य के विकृत रूप में मानता है या बताता है या स्वीकार करता है। 3 जो विकृत रूप है जिनके बारे में जो मैकियावेली चर्चा करता है वो अत्याचार तंत्र, अल्पतंत्र और प्रजातंत्र। इन सभी रूपों का मैकियावेली जो है वो मिश्रित रूप है उसको स्वीकार करता है। मैकियावेली क्या है? इन सभी के मिश्रित रूप को स्वीकार करता है। मैकियावेली ने राजतंत्र को समझाते हुए जो बात कही है या कुलीन तंत्र को समझाते हुए जो बात कही है, प्रजातंत्र को तो वो विकृत रूप मानता है। यानी कि ठीक उसी प्रकार राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु राज्यों का और संविधानों का जो वर्गीकरण करते हुए जो व्यवस्थाएं समझाता है, ठीक उन्हीं का अनुकरण करते हुए निकेलो मैकियावेली भी राज्यों के वर्गीकरण को समझाने का प्रयास करता है। वो कहता है कि राजतंत्र का वो पक्षधर था, लेकिन जो निरंकुश राजतंत्र
वो अत्याचार का रूप ले लेता है। उसमें जनहितों की सुनवाई नहीं होती। एक व्यक्ति विशेष या एक परिवार विशेष के जो लोग हैं वो अपने अत्याचारों के माध्यम से समस्त व्यवस्थाओं को लोकतांत्रिक रूप दे देते हैं। फलतः मेकियावेली उसका खंडन करता है, विरोध करता है। मेकियावेली गणतंत्र का उपासक था। उसने गणतंत्र को उचित माना। उसका ऐसा चिंतन था, यदि गणतंत्र जनहितों को ध्यान में रखते हुए राज्य के हित को सर्वोच्च मानते हुए जिन प्रकार के आयामों की विवेचना करता है वो निश्चित रूप से उचित और न्याय संगत है। तो इस प्रकार मेकियावेली ने अपने राज्य संबंधी विचारों में 3 सही रूप और 3 विकृत रूप यानी कि 6 रूपों का मिश्रित अध्ययन करके जिस मिश्रित व्यवस्था का जो पक्ष पोषण किया है वो निश्चित रूप से उचित और न्याय संगत है। फिर जो मेकियावेली है वह विधि और विधायक की सर्वोच्चता पर बल देता है। विधि और विधायक, विधि निर्माता कह दीजिए, मेकियावेली ऐसा कहता है कि विधि का निर्माण चाहे एक व्यक्ति करे यानी राजा करे या समाज मिलके करे यानी कि राज्य मिलकर के करे, वो सदैव सर्वोच्च और उचित होगा। उसके विरोध में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होगी। विधि का जो निर्माता है वही सर्वोच्च है। उसके द्वारा जो यानी कि विधि निर्माता के द्वारा जो निर्णय दिया जाता है वो निर्णय न्याय संगत होता है, उचित और तार्किक होता है। उसी से ही राज्य के जो हित है वो सर्वोपरि और सर्वोच्च होते हैं। विधि निर्माता जो शासक होता है उसको अपनी प्रिंस नामक पुस्तक में 18वें अध्याय में जो शासक को उपदेश देता है, जो सलाह देता है, जो परामर्श देता है, इटली के इस चाणक्य ने या भारतीय मेकियावेली ने जो निकोलो मेकियावेली है उसने जो विचार दिए हैं वो वास्तव में बहुत उचित, क्योंकि उसने शासक के गुण और कर्तव्यों के बारे में विवेचन किया है। वो कहता है शासक को चापलूसों से सदा दूरी बनाए रखना चाहिए। शासक को राज्य के शक्ति विस्तार पर, शक्ति अर्जन पर बल देना चाहिए। शक्ति अर्जन के लिए राज्य येन केन प्रकारे किसी भी प्रकार के साधनों का उपयोग करके वो कर सकता है। साधन बाद में न्याय संगत ही रहेंगे। साम दाम भेद दंड किसी भी प्रकार से शक्ति का विस्तार करे। राज्य उदार होना चाहिए, तो कुछ क्षेत्रों में राज्य मितव्ययी होना चाहिए। राज्य के आचरण का, व्यवहार का लोगों के मन में सम्मान होना चाहिए, तो भय भी होना चाहिए।
लेकिन याद रहे, भय के पीछे घृणा का परिवेश नहीं होना चाहिए। बहुत उचित बातों का परामर्श दिया है। इसके अलावा जो मैकियावेली का जो चिंतन है, जिसके बारे में अपने राजनीतिक विचारों के बारे में जो हमने पढ़ा है या समझने की जो कोशिश की है, उसमें कुछ विसंगतियां भी है, यानी कि उसके चिंतन के कुछ दोष भी है। डिमेरिट्स भी है, चिंतन की कुछ कमियां भी है। उसके कारण ऐसा माना जाता है कि मैकियावेली के राजनीतिक विचार है वो आधुनिक राजनीति विज्ञान के अनुरूप नहीं है। यानी कि मैकियावेली को अपन यथार्थवादी एक विचारक मान सकते हैं, लेकिन एक ऐसी कमी है जिसके कारण हम उसको नहीं मान सकते। तो उसका अध्ययन करने से सबसे पहले हमको ऐतिहासिक पद्धति को समझना पड़ेगा। मैकियावेली ने जिस अनुभव मूलक ऐतिहासिक पद्धति पर बल देते हुए आधुनिक राजनीति विज्ञान की जो नींव रखी है, उसमें अन्वेषण और विश्लेषण की कमी है। उसने अन्वेषण बिल्कुल नहीं किया, न कोई विश्लेषण किया। तो अन्वेषण और विश्लेषण के अभाव में इन विचारों को अनुचित और थोड़ा अधूरा माना जा सकता है। दूसरा, उसने मानव के स्वभाव का एक पक्षीय अध्ययन कर लिया। मानव का जो स्वभाव है, उस मानव स्वभाव का उसने एक पक्षीय अध्ययन किया है। उसने कह दिया मनुष्य निर्लज, दंभ, क्रूर, बर्बर। अरे दूसरा स्वभाव देखिए ना, मनुष्य दयालु भी होता है, कृपालु भी होता है, परोपकारी भी होता है, नैतिक भी होता है, सहानुभूति भी रखता है, सहिष्णुता भी रखता है, उदारता भी रखता है। मानव मनुष्य के स्वभाव में बहुत सद्गुण है, अर्थात कई अच्छाई के गुण भी है। अरे हम भारतीय परिवेश के लोग हैं। भारत में मानव स्वभाव जो वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखता है, उसमें मनुष्य के आचरण की जो मूल संस्कृति की जो प्रकृति है, उसमें अच्छाई तो है, उसमें समस्त सद्गुण है। उन सभी सद्गुणों को इस प्रकार नकारना यह असंगत और अनुचित है। फलतः कुछ राजनीतिक विश्लेषक इस आधुनिक राजनीति विज्ञान के जनक मैकियावेली के विचारों पर सीमांकन, एक प्रश्नवाचक चिन्ह रखता है। वो कहता है कि मैकियावेली ने व्यक्ति के जो सकारात्मक गुण थे, अच्छाई और सद्गुण के जो गुण थे, उन पर तो कभी दृष्टि ही नहीं डाली, तो केवल एक पक्षीय अध्ययन कर लिया। इसलिए उसको असंगत और अनुचित माना है। धर्म और नैतिकता की उसने पूर्ण रूप से उपेक्षा की। मैकियावेली के चिंतन में उसने राजनीति से धर्म और नैतिकता को बिल्कुल पृथक कर दिया। अर्थात मैकियावेली के चिंतन में धर्म और नैतिकता का कोई स्थान ही नहीं। उसने कहा कार्य महत्वपूर्ण है, आपका साध्य महत्वपूर्ण है, साध्य ही साधनों का औचित्य है। आप निर्दयता का, निर्लजता का, अनैतिकता का, अधार्मिक, अनुचित, अन्यायोचित, असंवैधानिक किसी भी प्रकार का कार्य करें, लेकिन राज्य के हितों की इस प्रकार, अरे नैतिकता को यदि राजनीति से निकाल देते हैं तो वह राजनीति शून्य हो जाती है। नैतिक आचरण ही तो लेके चल रहा है।
जहां नैतिक आचरण बंद होता है वहीं से तो भ्रष्टाचार शुरू होता है। नैतिक आचरण और भ्रष्टाचार। तो इस प्रकार मैकियावेली ने जो नैतिकता और धर्म की पूर्ण उपेक्षा की है, यह अनुचित और असंगत है। दूसरा, इस पर यह आरोप लगाया गया है कि मैकियावेली के राजनीतिक चिंतन में मूल सिद्धांतों को अनदेखा किया गया है। इस प्रकार मूल सिद्धांतों की उपेक्षा करना अनुचित और असंगत है। तो कुछ राजनीतिक विश्लेषक उसको असंगत बताते हुए इस राजनीतिक विचारों को अपने आप में परिपूर्ण नहीं, अधूरा बताते हैं। और मैकियावेली ने जिस पशु शक्ति को राज्य का विस्तार बताते हुए, शक्ति अर्जन का साधन बताते हुए जिसको उचित करार दिया, वह भी अपने आप में असंगत और अनुचित है। क्योंकि चाहे मुसोलिनी हो, चाहे हिटलर हो, माओ से तुंग हो, चाहे कोई भी शासक हो, मैकियावेली के चिंतन से अभिभूत होकर के शक्ति अर्जन को आधार मान करके, शक्ति ही राज्य का आधार है, सत्ता बंदूक की गोल नोक से प्राप्त की जा सकती है या बंदूक की गोली से निकलती है, यह असंगत है, अनुचित है। शक्ति का आधार केवल पशुवृत्ति नहीं है। वो लंबे कालखंड तक राज्य स्थायी नहीं रह सकता। आज कोई, जैसे आप शक्तिशाली, कल ये शक्तिशाली रहेंगे, पशु आप हो जाओगे, फिर आप हो जाओगे। इससे क्या होगा? परस्पर जंगल राज की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो मैकियावेली के चिंतन में जो पशु शक्ति को जो साध्य माना है वह अनुचित है, या जो साधन माना है वो अनुचित है। फिर मैकियावेली राज्य का आधार शक्ति ही है, यह भी अपने आप में असंगत और अनुचित है। राज्य का आधार शक्ति नहीं है, नैतिकता भी है, धर्म भी है, विधान भी है। उसके बिना राज्य है वो उचित नहीं हो सकता है। और मैकियावेली नैतिकता का जो दोहरा मापदंड, ये सबसे असंगत है। मैकियावेली ने नैतिकता का जो दोहरा मापदंड जो अपनाया था वो अपने आप में बहुत अनुचित और बहुत असंगत था। एक स्थान पर वो शासक को अनुचित, अनैतिक, निर्दयता, निर्लजतापूर्ण, अवैधानिक, अन्यायोचित कार्य करते हुए अनैतिकता की ओर अग्रसित करता है। दूसरी तरफ शासक को नैतिकता का भी पाठ पढ़ाता है और जनता में वो अपेक्षा करता है कि वो नैतिक आचरण करे और राज्य के हित को सर्वोपरि माने। ये अपने आप में दोहरा मापदंड है। इस प्रकार जो नैतिकता का जो मापदंड है वो दोहरा नहीं हो सकता, वह अनुचित और असंगत है। अंतिम जो इसका बिंदु है वह स्वार्थी मनुष्य राज्य का निर्माण नहीं कर सकता। मैकियावेली ने मनुष्य के स्वभाव के जितने भी नकारात्मक गुण होते हैं, कृतघ्न, लंपट, क्रूर, भीरू, डरपोक, निर्लज, निर्दयी, तो ये जितने भी बर्बरता के स्वभाव का मनुष्य का जो चित्रण करता है वह असंगत और अनुचित है। क्योंकि यदि मनुष्य का स्वभाव इस प्रकार का है, वो क्रूर है, बर्बर है, लंपट है, तो स्वभाव है जो आचरण में आएगा। आचरण में आएगा तो राज्य का निर्माण कैसे करेंगे?
राज्य के हित को सर्वोपरि कैसे मानेंगे? इसलिए आलोचक इसका खंडन करते हैं। तो हमने मैकियावेली के इस चिंतन के अंतर्गत या इसके राजनीतिक विचारों के अंतर्गत जिन आयामों को पढ़ा है, जिन आयामों के बारे में चर्चा की है, उसमें हमने इस बात पर बल दिया है या इस बात को समझने की चेष्टा की है कि राज्य का हित है, सर्वोपरि है। राज्य एक सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ संस्था है। राज्य की शक्ति अर्जन के लिए वह साध्यों की औचित्यता, अनुचित्यता सभी पर बल देता है। वो कहता है येन केन प्रकारे शासक को अपनी शक्ति का विस्तार करना चाहिए। वो मानव स्वभाव का जो विवेचन करता है, वो निश्चित रूप से कुछ मामलों में एक पक्षीय अध्ययन नजर आता है, लेकिन यह बात उचित है कि वर्तमान के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जिन आयामों पर मैकियावेली जो बल देता है, वो निश्चित रूप से आधुनिक राज्यों के अनुकूल है। फलतः मैकियावेली के जो राजनीतिक विचार है वह बहुत न्यायसंगत और उचित है। इन न्यायसंगत और उचित राजनीतिक विचार, उसमें कुछ जो दोष थे, डिमेरिट थी, उसके बारे में भी हमने थोड़ी चर्चा की है। लेकिन यह बात निश्चित रूप से उचित है कि मैकियावेली के चिंतन में जिन नैतिकता को और धर्म को राजनीति से जो अलग किया था, वो निश्चित रूप से न्याय संगत था। तत्कालीन परिवेश में जो व्यवस्थाएं मैकियावेली ने दी थी, वो निश्चित रूप से उचित थी। फलतः आधुनिक राजनीति विज्ञान के निर्माता मैकियावेली के द्वारा दी गया यह राजनीतिक विचार है, वो न्याय संगत और वह उचित है।